प्रिय छात्रों, एक नंबर सीरीज के साथ साथ छात्रों ने विशेष मांग की कि सर हमको जो आप पिछले सप्ताह में जो पढ़ाते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नोत्तर भी पूछा करें या उनसे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं ये बताएं। तो इसके लिए मैं पहली बार संविधान का MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ। मैं अगले सप्ताह में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका फिर संडे के दिन इस प्रकार आपको हर संडे MCQ रिलेटेड मिलता जाएगा। फिर कोशिश करूंगा इसके मैं मैथ्स के और रीजनिंग के भी MCQ बना सकूं आपके लिए। तो आज की शुरुआत हम करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो जो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था उसका मैंने संविधान भाग 1 बनाया था। उसमें आपको कुछ प्रावधान बताए गए थे। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो कैबिनेट मिशन था वो उसके अंतर्गत आया हुआ था। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, सेकंड ऑप्शन जो है वो कैबिनेट मिशन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन 42वें द्वारा 1976 के माध्यम से नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, नहीं बोला है उन्होंने। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, निष्ठा ये किए गए थे, तो गरिमा का इसमें नहीं किया गया था, यानी गरिमा शब्दावली नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है नागरिकता समता का आशय है। समता मतलब होता है समानता। तो नागरिक की समता यानी नागरिक की समानता किसके समक्ष? कानून के समक्ष, अवसर की समानता के समक्ष, धन की समानता या राज्य के मामलों में भागीदारी की समान अधिकार। तो ये हमारा संविधान जो हमें देता है वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। तो उसका ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, आप चाहेंगे तो इनके डिटेल्स भी वैसे मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, फिर भी आपको लगे कुछ पूछना है तो आप इसको पूछ सकते हैं। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो भाई हमने तो ये पढ़ रखा है कि जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग ही नहीं होती। उसके जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और उसके कुछ 1/3 सदस्य कुछ समय अवधि बाद हटते जाते हैं और नए सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें राज्यसभा को भंग करने का किसी को अधिकार नहीं है और न कभी राज्यसभा भंग होती है। तो इसमें आंसर क्या है? कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, उसमें दिया हुआ है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है। तो भाई बच्चों के लिए बात की जा रही, तो बाल अधिकार, तो बच्चों का रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो सामाजिक सुरक्षा हाँ चाहिए, शोषण से संरक्षण चाहिए, शिक्षा चाहिए, बट रोजगार का बाल अधिकारों से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा समझ के भी लगाते हैं तो ओटी समझ में आने लगती है। अगला प्रश्न है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? ठीक, तो आपको मालूम है कि उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। तो भारत का राष्ट्रपति ये प्राधिकार रखता है कि वो किसी को इधर से उधर ट्रांसफर भी कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका आंसर 6 माह है। ठीक है, तो 2 सत्र जो होते हैं, जैसे आपने अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि मानसून सत्र शुरू हुआ, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, तो ये लगभग 6 माह के भीतर में ही इनको किया जाता है। तो 6 माह का अंतराल रहता है इनके लिए। अगला है शिक्षा का विषय है। तो शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसपे केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। सेंट्रल की भी एजुकेशन है और स्टेट की भी एजुकेशन है। तो ऐसे विषय जिन पर दोनों कानून बना लें उसे समवर्ती सूची के विषय में रखा गया है। ठीक है, अगर पढ़ते में आपको लगता है कि कोई आंसर डाउटफुल है तो आप उसके विषय में मुझसे बात जरूर करिएगा। ठीक है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या जो है वो 238 है। इसमें एक फॉर्मूला होता है 238 + 12 का, तो टोटल हो जाते हैं 250 लोग। ठीक है, तो 238 + 12
तो टोटल होगा 250 लोग। इसका मतलब हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, निर्वाचित पूछे 238, तो 238 हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो फिर ये 12 कौन से, तो 12 वो सदस्य होते हैं जो कला, संस्कृति, साहित्य, खेल, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उनको नियुक्ति दी जाती है। अगला प्रश्न है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये सिंपल प्रश्न है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो जो वित्त, जितनी भी संवैधानिक संस्था है उनकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इससे पहले का जो वीडियो मैंने शनिवार को डाला है उसमें आप देख सकते हैं, संवैधानिक सारी संस्थाएं बताई गई हैं। तो आप अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो इसमें पहला ओटी दिया, उसमें लिखा हुआ है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में उसे बुलाया जा सकता है। ठीक, फिर दूसरा दिया है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ये कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार किए जाने पर। ये डाउटफुल है, बट मुझे लगता है इसका आंसर 1 और 3 है। ठीक है, और केवल राष्ट्रीय आपात तो कंफर्म है, पर एक सदन द्वारा जब अनुमोदन नहीं किया जाता और दूसरे उसको मतलब दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता, तो ऐसी परिस्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे पास यहाँ पर, इसमें दिया हुआ है, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है, यानी कितने समय तक उसे रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर है 3 महीने। 3 महीने की अवधि तक उसे विलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, अच्छा मान लीजिए 3 महीने में उसको पास नहीं किया गया, ठीक है, तो फिर लोकसभा में बस स्वतः ही पास माना जाता है। इस बात को भी समझ लें आप। अगला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन आपको बताया गया, पीछे राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां हैं जो आपातकालीन, उसमें बताया गया। तो उसमें ये बताया गया है कि जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चले, उनके नियमों से ना चले, तो इसमें आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है, भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन संविधिक कहलाते हैं, सांविधिक कहलाते हैं यदि वे ऋण के रूप में प्राप्त हो, ठीक है, योजना आयोग की सिफारिश पर हो, वित्त आयोग की सिफारिश पर हो, या अनुदान के रूप। तो इसका सही आंसर है वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा परिवर्तन कर सकती है? तो ये सिंपल सा है, सामान्य बहुमत के द्वारा ये प्रावधान कर सकती है भारतीय संसद। ठीक है, इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं लाया जाता। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हटाए जाने का प्रावधान है वो यहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हटाता तो राष्ट्रपति ही है, तो ओटीडी में भी राष्ट्रपति है, बी में भी राष्ट्रपति है, बट वो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें अगर दोषी पाया जाएगा तो उसे हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? ठीक है, तो ये जो संसद के जो दोनों सदस्य हैं, उनके सदन है सॉरी, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी स्वविवेकीय शक्ति, स्वविवेकीय आधार पर इसे भेज सकते हैं। ठीक है, शब्द नहीं आ रहा था मेरे मुंह में, सॉरी। अगला है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन ही है, हम भारत के लोग, यानी हम लोग। ठीक है, हम लोग, जनता ही संवैधानिक शक्ति का स्रोत है, जनता में ही शक्ति निहित होती है। अगला प्रश्न उसमें लिखा है, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है? 9 वर्ष। ये सिंपल आंकड़ा है, आपको याद रखना होगा। 9 साल तक वो वहां काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? तो आपको 352, 356 और 360। 352 में आपको राष्ट्रीय आपात की युद्ध घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, 56 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। अगला है, संसद सदस्यों के देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। तो ये संसद द्वारा किया जाता है, संसद को यह अधिकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? अब देता है नहीं कहेंगे, देता था कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रावधान बदल गया। तो 370 है और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ चुका है, आप भी इसको ध्यान में रखिएगा, अभी भी आएगा ये। अगला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो जो संसद की दोनों बैठकें संयुक्त बुलाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां उसमें इसका उल्लेखित है। फिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, आप चाहें तो डेट लिख सकते हैं, और राजस्थान का नागौर जिला था। तो वहां पे पंडित नेहरू द्वारा पंचायती राज की सबसे पहले व्यवस्था की गई थी, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, और आप चेक करिएगा, पढ़ते जाइएगा, जब तक क्रॉस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा सही क्या है गलत क्या है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी थोड़ी बहुत बोलते में गलतियां हो जाती हैं, नहीं ध्यान रहता, दिन भर काम का इतना लोड रहता है। तो आप जब तक इनको रीचेक नहीं करेंगे, इनको पढ़ेंगे नहीं, आएगा नहीं आपको। ठीक है, तो जब तक आप इन्हें पढ़िए, सीखिए, चेक करिए 2 अक्टूबर 1959 सही है, नागौर जिला सही है, तभी आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि बस मैंने पढ़ा दिया आप सच मान लो। अगर कोई चीज गलत है तो उसको आप कंसल्ट करिए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ अपनाई गई? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा आई थी, और 73वां संविधान संशोधन अपनाने वाला पहला राज्य तो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश ने 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम से जो रिलेटेड है वो अपनाया था, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, इसके बारे में आप जानकारी और लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये हमारे जो सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहा है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया गया अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहता है? यानी वो संवैधानिक उपबंध उस समय लागू नहीं होगा, तो वो है मूल अधिकार। उस समय आपके मूल अधिकारों पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, अगला है, किस आयु वर्ग के बच्चों को किसी फैक्ट्री और कारखाना खान खतरनाक काम नियुक्ति की मनाही है? तो 14 साल के बच्चों को। ठीक है, तो ये सिंपल आंकड़े हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौवध, गौ मतलब गाय, गौवध पर केंद्र सरकार का कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? तो संवैधानिक अधिकार है नीति निदेशक सिद्धांतों के आर्टिकल 48 में। ठीक है, निदेशक सिद्धांतों के 48 में। अगला है आपके पास क्वेश्चन, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो आर्टिकल 16 आपको ये प्रावधान देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है 4 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है? तो आपको मालूम हो, किसी प्रकार का कर हो
वो संसद के द्वारा ही लगाया जाता है। तो आर्टिकल 248 आपको ये प्रावधान देता है केंद्र सरकार सेवा कर लगाए, उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार उसी के पास है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि नगर पालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो आप खुद नगरों के रहने वाले हैं, सॉरी नगर पालिका नहीं है, न्यायपालिका है, मेरे पढ़ने में गलती हो गई। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून वो बना नहीं सकते, कानून तो विधायिका द्वारा बनता है। कानून का निष्पादन और बनाना बात एक ही है। तो कानून का न्याय निर्णय ये सबसे सही ओटी है। कानून को लागू करवाना ये भी राज्य सरकारों का या व्यवस्थापिका का कार्य होता है, ठीक है, प्रशासन का कार्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि को प्रसारित किए जाते हैं। संचित निधि से उनके वेतन वगैरह आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है भारत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो आप खुद पढ़ के देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं हो सकता, कानून के सामने नहीं हो सकता, जीवन का अधिकार नहीं हो सकता, चुनाव लड़ने का अधिकार दिख रहा सही। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बेसिक, आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ें तो आंसर आने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 किस राज्य पर लागू होता है? होता है नहीं, होता था, जम्मू एंड कश्मीर। ये प्रश्न पहले भी आया था, आप थोड़ा इस पे ध्यान रखिए, इस पे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिक को गारंटी देता है। किस चीज की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14 देता है कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आपको 19 आर्टिकल क्या देता है? 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है आपके लिए, ठीक है। अगला, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो आपको मालूम है मौलिक अधिकार जब पढ़ाए जाते हैं, मूल अधिकार पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें संवैधानिक उपचार एक ऑप्शन आता है। तो अगर हमारे पास वो संवैधानिक उपचार नहीं होते तो हमको उसमें पहचानने में हमको या उनको बचाने में उनको मुश्किल होती। तो संवैधानिक उपचार इसका सही आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा चलते में स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाती है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य भेदभाव वर्जित नहीं है? तो राज्य भेदभाव वर्जित नहीं है तो वो भाषा के आधार पर है, ठीक है। जाति प्रजाति जन्म स्थान के आधार पर तो है, पर भाषा के आधार पर नहीं। अगला है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? सिंपल सा आंसर है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है। अगला है मेरे पास में, उसमें लिखा है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। आप देख सकते हैं यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वहां से सबसे ज्यादा लोगों को लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्तियों को अदालत में पेश करने के लिए जिनके गुम या हिरासत होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो बंद होने वाले आदमी के लिए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैवियस कार्पस। इसमें सशरीर 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो सिंपल है, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसको कितने सदस्य होना चाहिए? जब ये कांग्रेस चुनाव हार गई तो उस समय ये अखबारों में बहुत आया था और उसमें बताया जा रहा था कि विपक्ष को लगभग 1/10 भाग कुल सदस्यों का प्राप्त होगा तो विपक्ष का नेता चुना जाएगा, पर कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि उनके पास 1/10 भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? पुनरीक्षण यानी जो हमने कार्य किया उसकी पुनः जांच करना, यानी वैधता का परीक्षण करना। तो इसमें हमारे पास कानूनी संवैधानिक वैधता की परीक्षण करना, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको मान्यता कुल जनसंख्या के साथ, यहाँ पे कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के रूप में दी गई है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे जिन्हें हमने देखा है। इन्हें आप धीरे धीरे पढ़ें और कोशिश करें कि अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये मेरा पहला प्रयास है और अगले संडे को अपन सप्ताह भर का जो पढ़ेंगे फिर उसको हम देंगे। धन्यवाद।